हेलो कैडेट, जय हिंद टू एवरीवन। वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला। एक बार एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये एक एनसीसी सी सर्टिफिकेट ओरिजिनल पेपर है। ओके, आप देख सकते हो ईयर भी लिखा हो 2021। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या क्या इस वीडियो का बेनिफिट होगा वो सबसे पहले देख लेते हैं। ये वीडियो स्पेशली ना क्यों स्पेशल है पहले वो देख लीजिए। ये एनसीसी सी सर्टिफिकेट का पेपर है, ओरिजिनल पेपर, प्लस ये जो लिखा गया है वो रिटर्न बाय पीआई स्टाफ। जब हम लोग कॉपी जमा करते हैं फिर तो पीआई स्टाफ भी अपना आंसर लिखते हैं ना, फिर वो कॉपी चेक करते हैं। तो ये वही कॉपी है जिसमें पीआई स्टाफ ने खुद लिखा हुआ कॉपी चेक करने के लिए। ओके, सो चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट होगा या फिर क्या आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। सबसे पहला तो आपको ये ओरिजिनल पेपर है, आपको क्वेश्चन तो सीखने को मिलेगा ही। ओके, सी सर्टिफिकेट के लिए, एंड एट द सेम टाइम आपको पता चलेगा कि पीआई स्टाफ कैसे कॉपी चेक करते हैं। ओके, एंड पीआई स्टाफ कैसे आंसर लिखते हैं। पीआई स्टाफ जब हम लोग कॉपी जमा करते हैं, पीआई स्टाफ अपना आंसर कैसे लिखते हैं वो आपको इस जो क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा। ओके, फिर जो हिंदी में लिखने वाले हैं ना, उस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। ओके, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि सर ने हिंदी में भी लिखा है प्लस इंग्लिश में भी लिखा हुआ। आप आगे देखेंगे तो पता चलेगा। हिंदी वाले जरूर देखें, एंड साथ ही साथ मैं बताऊंगा इंग्लिश वाले कैसे लिख सकते हैं। एंड हिंदी इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हो, जैसे आप हिंदी में लिखने वाले हो, हिंदी के साथ साथ आप कुछ वर्ड इंग्लिश में भी लिख सकते हो। कितना वर्ड वो आप ये वीडियो को पूरा कीजिए, आपको पता चल जाएगा क्योंकि पीआई स्टाफ सर ने सेम वैसे ही लिखा। ओके, सो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। एंड दिस गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल, बहुत हेल्प होने वाला सबके लिए। एंड आई वांट कि आप इसको पूरा देखें तो आपको पूरा समझ में आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट, ये तो ओरिजिनल पेपर है। सबसे पहला, जैसे कि मैंने ये 2021 का है और उस समय ड्रिल टॉपिक भी था, बट अभी रिसेंट में ड्रिल को हटा दिया गया, तो हम लोग इस टॉपिक को स्किप कर लेते हैं। ड्रिल का आप देख सकते हो 10 मार्क्स का पूछा गया हम, एंड ये भी ड्रिल का ही है। 5 नंबर का ट्रू फॉल्स आप देख सकते हो, आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट चलिए वेपन ट्रेनिंग का करते हैं। ओके, ये हियर इट इज वेपन ट्रेनिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर दिख रहा है। सबसे पहले वेपन ट्रेनिंग में भी 10 मार्क्स का पूछा गया था 2021 में, अभी भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी हम लोग साथ में करते हैं। इससे आपको क्वेश्चन भी सीखने को मिलेगा। ओके, ऐसा नहीं कि मैं साथ में बताऊंगा, एट द सेम टाइम आपको क्वेश्चन भी कुछ मिलेगा इंपॉर्टेंट। ओके, क्या है इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल। कितना होता है इफेक्टिव रेंज? 400 मीटर। ओके, थोड़ा सा क्लियर विजिबल नहीं है बट ट्राई कीजिए। ओके, एंड .22 डिलक्स राइफल का लंबाई कितना होता है? 43 इंच। ओके, ये इस बार 2024 में भी पूछा है ट्रू फॉल्स में। इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल इज, .22 राइफल का इफेक्टिव रेंज कितना होता है? 25 मीटर या फिर यार्ड भी लिख सकते हो। ये देखिए सेम क्वेश्चन, मजल वेलोसिटी ऑफ .22 राइफल, ये भी इस बार 2024 का जो लीक पेपर था उसमें भी पूछा गया था। कितना है? 2700 फीट पर सेकेंड। नेक्स्ट इंसास, जो इंसास राइफल है उसको फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। क्लियर है? ओके, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आपको एसएलआर का भी पूछ सकता है। 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल 1A1 एसएलआर का पूरा नाम है। क्लियर है? नेक्स्ट, अभी ये तो 5 नंबर का हो गया। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग और 5 नंबर का इससे पूछा गया है। क्या है? पहले तो क्वेश्चन पूछते थे 5 नंबर के। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 4th नंबर का, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो हिंदी में लिखने वाले हैं। ओके, हिंदी में लिखने वाले ध्यान से देखें। क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय साइट पिक्चर? साइट पिक्चर से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर का क्वेश्चन है। सर ने कैसे लिखा? रिमेंबर, ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये मैंने नहीं लिखा, ये सर ने लिखे हुए हैं। ओके, जब वो कॉपी चेक करते तब वो अपना आंसर लिखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते, फिर मैं बताऊंगा कि आपको कैसा लिखना है। क्या लिखे? फायरर की आंख फोरसाइट टिप को अलाइन मिलाते हुए टारगेट तक मिलाते हुए जो धनात्मक दूरी बनती है उसे साइट पिक्चर कहते हैं। अब जो उन्होंने लिखा उस पर ध्यान दीजिए। फायरर की आंख फोरसाइट टिप, जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको देखिए। फोरसाइट टिप अलाइन, मिला अलाइन करते हुए टारगेट तक मिलाते हुए जो धनात्मक दूरी बनती है उसे साइट पिक्चर कहते हैं। देखिए अब सबसे पहले जो सी सर्टिफिकेट में इंग्लिश में लिखने वाला है वो तो इसका आंसर पूरा इंग्लिश में ही लिखेंगे। इंग्लिश वाले आप ध्यान से सुन ले, जो इंग्लिश में लिखने वाले वो ट्राई कीजिएगा कि आप हिंदी का वर्ड ना मिलाएं। ओके, इंग्लिश वाले आप पूरा इंग्लिश में ही लिखें। बट जो हिंदी में लिखने वाले हैं, देखिए क्या होता है ना, एग्जाम में कुछ कुछ वर्ड होते हैं जिसका हम लोग को मीनिंग नहीं पता होता इंग्लिश में हिंदी में लिख नहीं सकते हम। ओके, लिख सकते हैं बट थोड़ा टफ होता, तब उस समय हम लोग उसको इंग्लिश में लिख देते हैं। जैसे पीआई स्टाफ सर ने किए हैं
क्या है, फोर साइड टिप। देखिए फोर साइड टिप को सर चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते थे, बट इंग्लिश में भी लिखोगे। अगर आप हिंदी वाले हो और आप इस तरह बीच में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश लिख देते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका मार्क्स नेगेटिव नहीं होगा। ओके, क्लियर है? आप इसको ध्यान से देखिए, जैसे सर ने कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश में लिख दिए, अलाइन हो गया, साइड पिक्चर, आप ये सब इंग्लिश में लिख सकते हो। इतना थोड़ा थोड़ा आप हिंदी में लिखिएगा, साथ ही साथ कुछ वर्ड जिसका आप हिंदी में नहीं लिख पा रहे आप उसको इंग्लिश में लिख दीजिएगा। क्लियर है? जैसे आप, आई होप आपको इस आंसर से पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है देखिए 4 का बी नंबर, राइट टाइप्स .22 राइफल। .22 राइफल की किसमें लिखें? हमने .22 राइफल का दो टाइप पढ़ा, क्या क्या? एक पहला है जो .22 राइफल 2 Mark 4, ओके, और एक होता है .22 राइफल डिलक्स बोर राइफल। क्लियर है? यही दो पढ़े। आप देखिए इसको आप हिंदी में भी लिख सकते थे। अगर हिंदी में हम लोग जनरली इंग्लिश में ही पढ़ते हैं इसको, इस वजह से इंग्लिश में ही लिखा गया है। आप इसको अगर इंग्लिश में लिखोगे, आप हिंदी में लिखने वाले हो और ये दो आंसर को इंग्लिश में लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी में लिखने वाले हैं, वो इस तरह से इंग्लिश लिख सकते हैं। जैसे कोई राइफल का नाम हो गया, कोई इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हो गया, वो सब आप इंग्लिश में लिख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? 10 मार्क्स का हो गया, पार्ट 2 खत्म, वेपन ट्रेनिंग। अब मिसलेनियस। मिसलेनियस में 225 मार्क्स का पूछा, जिसमें पहला टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट 80 मार्क्स का। ये सब ट्रू फॉल्स है। आप देख सकते हो, लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न। क्या लीडर बनते हैं, पैदा नहीं होते हैं? ये ट्रू होते हैं, लीडर बनते हैं। आप खुद एक लीडर हो, बन सकते हो। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक नेतृत्व मानवीय मूल्यों के लिए चिंता दिखाता है। ट्रू। ओके, मोटिवेशन इज द प्रोसेस बाय विच वन इज इंस्पायर्ड टू एक्ट। ये देखिए मोटिवेशन का पूरा ही डेफिनेशन है, ट्रू है। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। ड्रिल इज बेसिक फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन, राइट, सही है। 5 आइडल लीडरशिप वैल्यू, 5 आदर्श नेतृत्व शैली है, नहीं। ओके, 5 से ज़्यादा भी हैं। देखिए यहाँ लीडरशिप को बहुत जन लीडरशिप को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं बता पाओगे। क्या बोलते हैं लीडरशिप को? नेतृत्व। ओके, सो जब आप आंसर लिखोगे, नेतृत्व लिख नहीं पा रहे हो तो नेतृत्व की जगह आप लीडरशिप लिख दीजिएगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं इसी में है वेपन ट्रेनिंग में ही 15 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स है। पर्सन बॉर्न इन इंडिया आर डैश सिटीजन, इंडियन सिटीजन। देखिए सर ने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया, आप भी अगर इंग्लिश में लिख देते हो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है द वर्ड पर्सनालिटी हैज ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रश्ना। जो पर्सनालिटी वर्ड किससे बना है? प्रश्ना से। ओके, अ हेल्दी माइंड इज द कोर डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। एक स्वस्थ दिमाग ही होता है जो आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, 4th नंबर लीडरशिप है। एंड गुड सिटीजन इज अ पैट्रियोटिक एंड डिसिप्लिन। एक अच्छा नागरिक कैसा होता है? देशभक्त होता है, डिसिप्लिन होता है। आई होप फिल इन द ब्लैंक्स आप क्लियर है, आप देख सकते हो लिखा हुआ। नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा क्वेश्चन आंसर को करना, क्योंकि उसमें हम लोग को समझने को मिलेगा ज़्यादा। क्लियर है? तो क्या है, आई होप ये विजिबल होगा। अब ये जैसा आपको दिख रहा है वैसे पेपर में भी था, थोड़ा कम विजिबल था, नॉट एन इशू। हम लोग, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान से समझिए। क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है लीडरशिप का ये। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या एलिमेंट हैं? देखिए सर ने कितना अच्छा आंसर लिखा। सर ने पॉइंट वाइज लिखा हुआ, सोर्स पॉइंट वाइज नहीं, सोर्स है सबसे पहला, कम्युनिकेशन सोर्स से आता है, जो जहाँ से भी होता है, फिर मैनेज होता है, फिर रिसीवर। जैसा भी मैं ही एग्जांपल लेता हूँ, सोर्स मैं हूँ, मैसेंजर कौन है? यूट्यूब है मैसेंजर, थ्रू यूट्यूब आपके तक रिसीव हो रहा। क्लियर है? कम्युनिकेशन का एलिमेंट समझ में आ गया? क्या क्या एलिमेंट है? 4 से 4 5 एलिमेंट आप देख सकते हो। पहला सोर्स यानी कि मैं, और फिर मैसेज जो मैं मैसेज दे रहा हूँ। क्लियर है? और किसके माध्यम से दे रहा हूँ? चैनल के माध्यम से। ओके, चैनल है उसके माध्यम से, फिर आप तक रिसीव हो रहा, आप सुन रहे हो लेक्चर को, फिर आप फीडबैक देते हो कमेंट में। ये है पूरा प्रोसीजर कम्युनिकेशन का। ये इंग्लिश में सर ने लिखा है। ओके, ये इंग्लिश वालों के लिए। एंड सेम क्वेश्चन को सर ने हिंदी में क्यों लिखा? आप लोग डाउट हो गए, सर यहाँ तो प्यास्टाफ सर ने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, क्या हम लोग भी लिखेंगे? सुनिए ध्यान से, ये भी डाउट है बहुत जन को होगा, सर ने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये प्यास्टाफ सर ने कॉपी चेक करने के लिए बनाया है। तो चेक करने के समय जो कैडेट रहते हैं
उनके पास तो कॉपी हिंदी में भी जाता है, इंग्लिश में भी जाता है, उस वजह से सर ने आंसर दोनों में लिखा। अगर आप इंग्लिश वाले हो तो आप ये वाला आंसर लिखोगे एंड हिंदी वाले ये वाला आंसर लिखेंगे। क्लियर है? आपको ऐसा दोनों आंसर नहीं लिखना है कि आपने पहले ऊपर में इंग्लिश में लिख दिया फिर उसी को ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में, इसमें आपका मार्क्स कट जाएगा। आप क्या कर सकते हो, हमने पहला आंसर में ही देखा, आप वेपन ट्रेनिंग में ही हमने देखा, आपको अगर क्लियर है, ये देखिए या आप ये चीज़ कर सकते हो, हिंदी में लिखिएगा, कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश में लिख सकते हो। क्लियर है? आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपने इंग्लिश में पहले लिखा फिर उसको हिंदी में लिख दिया, इससे आपका नंबर कटेगा। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर हो गया, 8 नंबर देखते हैं हम। क्या है 8 नंबर? ओके, इट इज 9 नंबर। 8 नंबर, राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव पर्सन। क्रिएटिव पर्सन के 5 गुण लिखने हैं। लक्षण क्या होते हैं? एक प्लेफुल होते हैं, वो खेलते मतलब अच्छे माइंड के होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, फिर आते हैं फ्लेक्सिबल, ओके, एंड इंडिपेंडेंट होते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं, इनिशिएटिव होते हैं, और ये होता है इमोशन सेंसिटिव होते हैं। वो अब सर ने हिंदी में भी लिखा है क्योंकि उनके पास दोनों तरह के कॉपी आते हैं, हिंदी के भी इंग्लिश के भी। हिंदी वालों के लिए उसने हिंदी में लिखा सर ने, और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। क्लियर है? आपको हिंदी में लिखोगे तो आप ये आंसर को देखिए, रचनात्मक व्यक्ति के लक्षण, चंचल होता है, खुले विचारों वाला, लचीलापन, संवेदनशील, स्वतंत्र, जोखिम उठाने वाला, या फिर सहज ज्ञान युक्त। आई होप आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया कैसे आपको लिखना है। नेक्स्ट है हम लोग 9 नंबर देखते हैं हम। क्या है? व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के क्या डायमेंशन होते हैं? 10 मार्क्स का पूछा। देखिए 10 मार्क्स के सर ने कितना अच्छे से पॉइंट वाइज लिखा। क्या क्या होता है डायमेंशन? हिंदी में भी सर ने लिख दिया, साथ ही साथ आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हो। टोटल 13 पॉइंट सर ने लिखा है। क्या लिखा है? सेल्फ नॉलेज होना, आत्मज्ञान होना, ओके, और फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना, सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, सेल्फ मोटिवेशन होना। बहुत लोग मोटिवेशन बाहर से खोजते हैं, मोटिवेशन तो अपने अंदर ही होना चाहिए ना। सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान, सेल्फ इमेज होना, सेल्फ कंट्रोल होना, पर्सनालिटी होना, वैल्यूज। आप ये आंसर पढ़ सकते हो। ओके, सर ने बहुत ही अच्छा से हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ। आप अगर इंग्लिश वाले हो तो बस इंग्लिश को लिखिएगा, हिंदी वाले हो तो आप हिंदी में लिखिएगा, एंड कुछ कुछ वर्ड नहीं सकते हो तो आप ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख सकते हो। हिंदी वालों के लिए यही बेनिफिट है कि आप ब्रैकेट में इंग्लिश वर्ड को लिख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है 10 नंबर, राइट एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जो ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, सेम आपका क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आपका भी एग्जाम में बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होते रहता है। आप खुद देख लीजिए ना, अभी तक कितने सारे क्वेश्चन जो 2024 का पेपर लीक हुआ था उससे मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी है। क्या क्या है? टाइम मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के सिद्धांत लिखे। क्या क्या होते हैं? समय का सही सही समझ, ओके, समय के सही समझ विकसित करना। थोड़ा सा लेकिन क्लियर नहीं लिखा हुआ, आप देख सकते हो, दिस इज नॉट माई राइटिंग, ये कोई एक प्यास्ताप या फिर कोई एक टीचर का ही राइटिंग लग रहा। क्या है? लंबी अवधि तक लक्ष्य निर्धारित करें, ओके, लॉन्ग टाइम मैनेजमेंट रखें, अधिक लाभ देने वाले गतिविधियों पर ध्यान दें, हाई रिटर्न जो दे, ना कि थोड़े इंस्टेंट प्लेजर वाले, ओके, स्वास्थ्य पर ध्यान दे, ओके, एंड अब हमारे पास जो टाइम है उसका बेस्ट यूज़ करें। क्लियर है? टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर देखते हैं हम। क्या है? एक्सप्लेन एनी 5 कोर लाइफ स्किल। लाइफ स्किल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप भी पढ़ लीजिए, इस बार ये पूछ सकता है जो भी अभी 3 मार्च को आपका एग्जाम होगा उसके लिए। क्या है? लाइफ अवेयरनेस, 15 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर का पहले पूछता था, 15 नंबर 10 नंबर हमारा टाइम, बट अभी नहीं पूछेगा 15 नंबर का। अब इसी 15 नंबर को वो 5 नंबर में पूछ देंगे, आपको इतना आंसर लिखना होगा। क्या क्या है लाइफ स्किल? सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एंड इमोशन के साथ कॉपिंग करना, इमोशन विद स्ट्रेस। ये देखिए सर ने पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ, ये इंग्लिश वालों के लिए है। आप अगर हिंदी में लिखोगे, आप इसको जरूर हिंदी में लिखिएगा प्लीज़। कुछ कुछ आप ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख सकते हो, ओके, जैसे आपने लिखा आत्मसम्मान या फिर आत्मविश्वास, तो आप उसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी चलेगा हिंदी वाले। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमने 12 नंबर। 12 नंबर क्या है? राइट द इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ ए गुड एंड सक्सेसफुल लीडर। एक सफल नेता के कुछ महत्वपूर्ण गुण बताइए। यहाँ देखिए सर ने हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ,
सर अपनी अपनी लाइक एंड जो कॉपी चेक करने के लिए उनको इजी होगा, इस वजह से सर ने दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ पेपर। क्लियर है? आप अगर इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश वाले आंसर लिखोगे, हिंदी वाले हो तो हिंदी वाले प्रेफर करोगे, हिंदी में ज़्यादा लिखना, और कुछ कुछ वर्ड ना आए तो आप इंग्लिश में लिखिएगा। क्लियर है? क्या क्या है गुड एंड सक्सेस लीडर के वैल्यू? पहला तो डिसिप्लिन होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, फिर रिस्पॉन्सिबल, करेज होगा उसमें, सेल्फ डिसिप्लिन, और सही निर्णय लेने वाला होना चाहिए, डिसिसिवनेस, ट्रूथफुल, लॉयल होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, एंड ब्लेसिंग। ओके, क्लियर है? यह है लीडरशिप के गुण। आप देखिए सर ने कितना अच्छा पॉइंट वाइज लिखा हुआ, इसको आराम से 10 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। लीडरशिप खत्म हो गया, अब डिजास्टर मैनेजमेंट। पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है? आई होप आपको ये विजिबल होगा। द एलिमेंट्स ऑफ फायर आर, फायर आग लगने के लिए क्या क्या चीज़ है? आग लगने के लिए 3 चीज़ जरूरी है, याद रखिएगा। 3 चीज़ क्या क्या? सबसे पहला ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा ऐसा वस्तु चाहिए जो जले आग से, बर्निंग मटेरियल, लास्ट है सोर्स ऑफ फायर, कहाँ से आग आ रहा है वो, ये 3 अगर मिल गया तो आग लग जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है द सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर द कंट्रोल। जो सिविल रक्षा मंत्रालय है वो किसके अंदर रहता है? वो होम मिनिस्ट्री के अंदर, गृह मंत्रालय। क्लियर है? ये और कुछ है, और भी कुछ इसके एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स है। ये देखिए सी नंबर, थोड़ा ये विजिबल नहीं है, क्या है? डैश, मैं बोल दे रहा हूँ, डैश आर द वार्निंग सिस्टम। वार्निंग सिस्टम क्या क्या होते हैं? डी नंबर, द वन फंक्शन ऑफ सैल्वेज सर्विसेज। ओके, क्या क्या होता है? सैल्वेज, सैल्वेज सर्विस क्या होता है? जो क्षतिग्रस्त एंड संपत्ति का निवारण। क्लियर है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर, हाउस फायर पार्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। हाउस फायर पार्टीज कितने पर्सन कंटेन करते हैं? 4%। ओके, एंड 4% का क्या क्या होता है वो भी आप कुछ आवश्यक सेवाएं, कुछ जरूरी सेवाएं, जैसे अभी के ज़माने में टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ, टेलीफोन सर्विस, ये बहुत इसेंशियल है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस, जैसे रोड, रेलवे, एयर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस तरह से आप कुछ जो इसेंशियल सर्विस है वो सब आप लिख सकते हो। ओके, जैसे अभी तो ऑनलाइन सर्विसेज, एसेंशियल, नेटवर्क वगैरह। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ एनसीसी कैडेट। और एनसीसी कैडेट कैसा रोल प्ले कर सकते हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के टाइम एनसीसी कैडेट का क्या काम होना चाहिए? सर ने हिंदी में लिखा हुआ है, पीड़ितों को भोजन तथा वक्त पर दवाइयाँ इत्यादि पहुंचाना, या डाकबाहों को चलाने में, जो रोकने में या चलाने में, जो यहाँ से वहाँ तक संदेश पहुँचाते हैं हम। रिलीफ कैंप को बैठाने में, ओके, उसको साथ देने में, उसको हेल्प कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा मापे गए कार्य को करने में। देखिए जब कोई अर्थक्वेक, कोई डिजास्टर आएगा तो वहाँ लोगों की जरूरत होती है, कुछ जो काम करे, मदद करे, उसमें आप मदद कर सकते हो। नेक्स्ट है सुरक्षात्मक कार्यों को मदद करने में। परिवहन में, ट्रांसपोर्ट में आप मदद कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह तक पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने में। नेक्स्ट है आप उसको सेफेस्ट जगह तक ले सकते हैं जो भी पेशेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट अभी हम लोग सोशल अवेयरनेस को नेक्स्ट पेज में देखते हैं। क्या सोशल अवेयरनेस? ये देखिए सोशल अवेयरनेस में पूछा गया पहला क्वेश्चन है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ एड्स एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। एड्स के बारे में, एड्स का फुल फॉर्म देना है प्लस उसका शॉर्ट नोट लिखना है। एड्स कैसे फैलता है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्यूरेट इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम। और एड्स एक घातक बीमारी होता है, जिस कोई भी व्यक्ति, जैसे HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम, जिसको होगा उसके अगर किसी को हो गया तो HIV क्या करेगा, धीरे धीरे आपके जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता, उसको ख़त्म कर देगा। क्लियर है? और HIV बहुत दिनों तक रहने से 10 साल फिर आपको एड्स होने लगता है। फिर एड्स हो गया तो देन ये देयर इज़ नो एनी क्योर। क्लियर है? नेक्स्ट है एड्स के फैलने के तरीके क्या होते हैं, कैसे फैलता? एक है, पहला रीज़न है देख सकते हैं संभोग। नेक्स्ट है रक्त का आदान प्रदान, ब्लड डोनेशन से। कोई ऐसा जो पर्सन जैसे एड्स है और उसका ब्लड आप लेते हो तो आपको भी हो जाएगा। कोई ऐसा नीडल जिसने कोई एड्स वाला व्यक्ति ने लिया, फिर उसी नीडल से आप भी लेते हो। ओके, एंड अगर कोई ऐसी लेडी जिनको एड्स है और वो बच्चे को जन्म देते तो वो जो बच्चा उसको भी होगा। क्लियर है? अब एड्स से कैसे बच सकते हैं? ठीक है, जो सुई का इस्तेमाल होता है उसको ना करें। संक्रमित जो भी जिन्हें भी एड्स है उसे लाइक एन लेडीज़ को, बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए। ठीक है, और जो ब्लड है उसको हम लोग का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, जिसमें कोई भी ब्लड जिसका ऐसा व्यक्ति इसमें एड्स है और वो ब्लड उसको ब्लड नहीं देना चाहिए, इससे एड्स दूसरे में भी फैलेगा। क्लियर है?
आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। ये 10 नंबर का, आपको डेफिनेटली 10 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर देखते हैं। क्या है? व्हाट आर द सोशल इविल्स? सोशल इविल्स क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट। सामाजिक बुराइयां क्या है? और 10 नंबर का लिखना है। सामाजिक बुराइयां जो हमारे जो समाज में होती है, जैसे आप लोग उसको अपने से भी लिख सकते हो, जैसे सर ने क्या लिखा हो देखते हैं। सामाजिक बुराई से तात्पर्य है ऐसे तत्वों और प्रयासों से जिसका कारण समाज में लेकिन गंदगी और बुराइयां उत्पन्न हो रही, जैसे दहेज प्रथा। अगर आपको दहेज प्रथा का इंग्लिश में भी मीनिंग पता है तो आप ब्रैकेट में डोरी सिस्टम लिख सकते हो। बाल विवाह हो गया, बाल मजदूरी, भ्रष्टाचार, भ्रूण हत्या, अपराध, आतंकवादी हमले इत्यादि। ये सामाजिक बुराइयों के मात्र कुछ उदाहरण है ये सारे। आप अगर इसका इंग्लिश मीनिंग पता है और आपके पास टाइम है तो आप इसको इंग्लिश में भी ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं ना कहीं भारत की विभिन्नता में एकता के कारण वेशभूषा, बोली इत्यादि में भी सामाजिक संप्रासों का प्रमुख लक्षण है। हमारे डिफरेंट डिफरेंट है, हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इसी वजह से हमारा कभी कभार कुछ विवादें भी होती है। क्लियर है? अब 18 नंबर क्या है देखते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ सोशल सर्विस? सोशल सर्विस का क्या एम है? ओके, हम सोशल सर्विस के क्या फायदे हैं? कैडेट्स में निस्वार्थ भाव। हम एक एनसीसी कैडेट में बिना कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन का हम लोग काम करते हैं। जैसे आपको याद होगा खान सर ने एक बार कहा था कि लाइक आप एनसीसी कैडेट को, अगर एनसीसी कैडेट को उनके सीनियर कुछ भी कमांड देते हैं, जैसे अगर एक एनसीसी कैडेट को उनके सीनियर बोलते हैं, फिर कोई भी बोल दे जिसको वो रेस्पेक्ट करते हैं एनसीसी कैडेट्स लोग, कि तुम ये काम करो, दिन भर काम करते रहेगा बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपको बोलेगा एनसीसी कैडेट को काम करने, वो डेफिनेटली करेगा क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। आपको पता, आपको कैंप्स में कितना काम करना पड़ता है वगैरह। आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आई एम ऑल्सो एनसीसी कैडेट, तो ये टोटली हम पे एक्सेप्टेबल है। मैं इसको ज़रूर मानूंगा कि हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, हम लोग कर सकते हैं। ओके, रेदर देन अदर कैडेट। ओके, कैडेट्स में परस्पर सहयोग की भावना वृद्धि होना, हेल्प करते हैं तो एक दूसरे को भावना होती है कि हमें एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। ठीक है? एंड शर्म, हमें मेहनत के बारे में पता चलता है जो हमारे पेरेंट्स करते हैं। कैडेट्सों में सर्वगुण की भावना पैदा होती है, नेतृत्व की क्षमता विकसित होता है, लीडरशिप डेवलप होता है हमारे अंदर में सोशल सर्विस से। युवाओं के नैतिक स्तर पर ऊंचा रखना, हमें मोराल हमारा हाई होता है सोशल सर्विस के लिए। कैडेट्स में परोपकार की भावना होती है कि हमें सबकी मदद करना चाहिए। नेक्स्ट है 19 नंबर देखते हैं। क्या है फुल फॉर्म? ये तो डेफिनेटली हर बार पूछेगा कुछ स्कीम्स के बारे में। जैसे PMJJY क्या होता है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, AAY इंदिरा आवास योजना। क्लियर है? मानरेगा, PMY प्रधानमंत्री आवास योजना, या फिर APY अटल पेंशन योजना। ये सब कुछ स्कीमें आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन से कुछ पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स है 7.5 मार्क्स के। क्या है? द ह्यूमन बॉडी है, कितना बॉन होते हैं? 206। एंड बैरल बैंडेज इज अप्लाई इन केस ऑफ, बैरल बैंडेज हम लोग कब लगाते हैं? जो फ्रैक्चर होता है तो बैरल बैंड लगाते हैं। हमें अपना हाथ कब धोना चाहिए? बिफोर एंड आफ्टर, खाने से पहले, खाने के बाद। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ द बॉडी वेट इज मेड ऑफ वाटर। हमारा आधा से आधा शरीर तो वाटर से ही बना हुआ रहता है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल मेन फाउंड इन, मनुष्य का सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है। मांसपेशियां, ओके, नॉट हड्डी। हड्डी होता तो आई थिंक स्कल होता, बट मांसपेशियां कौन सा? जो जबड़ा का मांसपेशियां सबसे स्ट्रांग होता। रिमेंबर, ये आंसर मैंने नहीं लिखा हूँ, पेज स्टाफ ने लिखा हूँ, आप इसको खुद से एक बार चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है 25 नंबर। ये भी सेम इसी टॉपिक का, कौन सा टॉपिक है? हमारा हेल्थ एंड हाइजीन का ही है। चलिए देखते हैं। व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ गुड नर्स? एक नर्स का क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए? नर्स जो काम करता है हॉस्पिटल में, सबसे पहला नर्स एक नोबल होना चाहिए, उदार होना चाहिए, पेशेंट लोगों को वो हैंडल करना आना चाहिए, निस्वार्थ भाव से, अनसेल्फिशनेस, रिलायबल होना चाहिए, भरोसेमंद, सिंपैथेटिक, सहानुभूति दिखाना चाहिए, एंड कुशल होना चाहिए, काम में कुशल होना चाहिए अपने काम में। कहीं इंजेक्शन देने बोले, नर्स को इंजेक्शन देने नहीं आता तो अपने काम में उन्हें प्रोफेशनल होना पड़ेगा। लाइक रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, डॉक्टर नहीं है तो उन्हें भी खुद से कुछ ट्राई करना होगा, एंड नॉलेजेबल तो होना ही पड़ेगा क्योंकि किसी के लाइफ का सवाल है ना। नेक्स्ट है 24 नंबर। डिफरेंस बिटवीन स्प्रैन एंड स्ट्रैन। देखिए इसका ए नंबर है, इसका और भी एक आंसर है। सर ने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा। अगेन इंग्लिश वाले बस इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले जो हिंदी में लिखा हुआ उसी को लिखें। स्प्रेन को हम लोग मोच बोलते हैं। जैसे कब होता है मोच? शरीर के जोड़ों के
आसपास मांसपेशियां तथा ऊतकों के स्वायुबंधन से टूटने से स्प्रेन या मोच कहते हैं। जब हम लोग को जैसे पैर मुड़ जाता है तब हम लोग को मोच आता है, रिंकल बोल सकते हो, क्लियर है। और स्ट्रेन खिंचाव, खिंचाव कब होता है, आप कभी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तब आपको होता है स्ट्रेन, मांसपेशियों के खिंचाव से हमें स्ट्रेन होता है, क्लियर है। नेक्स्ट अब इसी का बी नंबर भी है, क्या है, कंपाउंड एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है, ओके, एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, आप ये देख सकते हो। जैसे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार के फ्रैक्चर में टूटी हुई हड्डियां, रक्त धमनियों में तथा नमों, फेफड़ों या मस्तिष्क आदि को नुकसान पहुंचती है। ओके, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर मीन्स हैवी वाला फ्रैक्चर बोल सकते हो, जिसमें क्या होता है, हड्डियां टूट जाती है, रक्त नलियां जो हमारे जिसमें रक्त को पास होता है ना, वो वाली नलियां टूट जाती है फेफड़ों में या फिर मस्तिष्क में लग जाए तो ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। इसका टॉपिक को एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये देखिए 21.5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स है। 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर। कितने तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, 2, एक तो वाटर है, एक एयर है, क्लियर है, जल और वायु। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग इज फिनोमेनन एसोसिएट विद द इंक्रीज इन। ग्लोबल वार्मिंग कब होता है, टेम्परेचर बढ़ने से, तापमान की वृद्धि से। अगर आप हिंदी में आंसर लिखना चाहते हो, अगर हिंदी में याद है तो आप बस हिंदी को लिखिएगा, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में भर दीजिए, कोई एक में भरना, फिल इन द ब्लैंक्स कोई एक में भरिएगा। हिंदी में याद है तो हिंदी में भर दीजिएगा, इंग्लिश में याद है, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में ही भरना, हिंदी वाले अगर आपको हिंदी में याद है तो हिंदी में भरिएगा, इंग्लिश में याद है तो इंग्लिश में भर सकते हो। हिंदी वाले के लिए ये बेनिफिट, अदरवाइज जो इंग्लिश में लिखेंगे वो लोग हिंदी में लिखने मत जाइएगा। नेक्स्ट है ओजोन लेयर हमें क्या से प्रोटेक्ट करता है, अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। पॉल्यूशन मींस इम्बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर कॉज्ड बाय द पोल्यूटेंट्स। वायुमंडल में जो प्रदूषण होता है वो किससे होता है, पोल्यूटेंट्स, प्रदूषकों से, बहुत तरह के प्रदूषक होते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, सॉइल इरोजन क्या होता है, मृदा अपरदन। पता होगा, आप सबने पढ़ा हुआ कि मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह कट के बह जाना, ओके, किसी भी रीजन से। पेड़ों के कटने से भी मृदा बह जाती है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे तेज हवा या फिर भू आकृति, जब भूमि में कोई चेंजेस आता है भूमि में, ओके, कोई मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह चल जाना, कोई हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, क्लियर है। टाइप ऑफ वेस्ट, वेस्ट क्या होता है, अपशिष्ट के प्रकार, क्लियर है। अपशिष्ट, ह्यूमन अपशिष्ट मतलब वेस्ट, वेस्ट क्या होता है, टाइप ऑफ वेस्ट, ह्यूमन मलमूत्र, मानव मलमूत्र, ओके, ह्यूमन एक्सट्रैक्ट जो ओके, ये एक टाइप का अपशिष्ट होता है। स्टेबल, स्थिर कूड़ा करकट, स्टेबल लिटर जो हम लोग कूड़ा फेंक देते हैं शहर में कहीं भी, सूखा कूड़ा कचरा, ड्राई गार्बेज, लिक्विड वाटर, तरल अपशिष्ट पदार्थ, लिक्विड वेस्ट, ओके। नेक्स्ट है औद्योगिक जहरीले कूड़े पदार्थ, क्लियर है। नेक्स्ट है आई थिंक इट इज नॉट विजिबल, डेड अराइवल्स क्या लिखा हो, नॉट विजिबल क्लियरली, बट आप देख सकते हो। आप इफ यू वांट द पीडीएफ सो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल गिव यू द पीडीएफ, ओके, आप ये पढ़ सकते हो पीडीएफ में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर। ये देखिए, अब एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहूँगा, आपका जो अभी का पेज होगा उसके लिए क्वेश्चन अलग होगा और आंसर अलग होगा, आंसर अलग में लिखना होगा। रीज़न ये देखिए, आप पेज को देखिए कितना ब्लैक है, प्रिंटिंग गलती है ये, इस वजह से इस सब चीज़ों से बचने के लिए अब वो किया जा रहा है, बुकलेट सिस्टम को हटाया जा रहा है और आपका जो पेपर अलग होगा, आपका आंसर शीट अलग है। 28 नंबर क्या है, शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट। सेम क्वेश्चन इस बार भी आया है 2024 का जो लीक पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन है। फॉरेस्ट को क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संतुलन, क्लियर है, एंड लकड़ी की पर्याप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों का खाना बनता है, नदियाँ से बाढ़ से बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हमने सॉइल इरोजन पढ़ा, पेड़ होंगे तभी तो मिट्टी एक जगह रहेगी, ओके। आप इस तरह से खुद से बहुत सारे लिख सकते हो। भूमि की उर्वरता के लिए, राष्ट्रीय उद्यानों के लिए, गर्मी की रोकथाम के लिए, अगर पेड़ होंगे, जंगल होंगे तभी तो वर्षा होगी ना। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस का हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में देखते हैं। चलिए, जनरल अवेयरनेस आ गया 16 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। प्रेसिडेंट का नाम क्या है, जॉय बाइडेन, क्लियर है।
पहले ट्रम्प था, अभी जो बाइडेन है। IMA कहाँ पर सिचुएटेड है, मीन्स भारतीय मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है, देहरादून। 31 नंबर, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस, कोविड-19 से अपने आप को कैसे रोक सकते हैं। कुछ पॉइंट है, आप खुद से भी लिख सकते हो। पहला पॉइंट क्या, हाथ धोना बार बार, जब बाहर जाए हाथ धोए, अंदर आए हाथ धोए, सैनिटाइज कीजिए, साफ सफाई का ध्यान दें, आसपास में कम से कम 2 गज की दूरी रखें आपस में, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ से बचें, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलते समय सावधानी बरतें। पब्लिक में जा रहे तो डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सावधानी रखें, दूसरों से हाथ मिलाने से बचें, हैंडशेक नहीं करना है, और इंस्टेड ऑफ इट नमस्ते कीजिए। क्लियर है। 31 के बाद 32 नंबर क्या है, विच ह्यूमन ऑर्गन इज इफेक्टेड बाय कोविड-19, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस किसको इफेक्ट करता है, लंग्स को, हमारे फेफड़े को, सांस ले नहीं पाते हम लोग। 33 नंबर, हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2021। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, अभी भी वही है, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, अभी भी सेम है। वेयर इज एनसीसी वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, एनसीसी के जो ऑफिस एकेडमी वो कहाँ पर है, ग्वालियर। और मेन के लिए ओटीए कामटे, कहाँ पर है, ओटीए कामटे मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में गर्ल्स का, और जो एनसीसी का वुमेन ऑफिसर, जैसे आपके कोई एनओ हो गया, एनओ, अगर वो एनओ मेल है तो वो ओटीए कामटे जाएंगे, अगर वो एनओ फीमेल है, कोई फीमेल एनओ भी रहते हैं ना, तो वो ओटीए ग्वालियर से उन्हें ट्रेनिंग मिलता है। नेक्स्ट है एंड 35 नंबर, हु इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। एनसीसी के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबील पाल सिंह। क्लियर है, जो अभी भी प्रेजेंट में भी है। नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग, डिफाइन क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच क्या होता है। बहुत सारे होते हैं, जस्ट इसका क्वेश्चन तो पहले ही था, हमने पढ़ लिया था इसका क्वेश्चन, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा, एक आप इस आंसर को खुद से पढ़ ले सकते हैं, अदरवाइज हमने जस्ट अभी इसका क्वेश्चन का आंसर किया था, क्योंकि एक क्रिएटिव थिंकिंग वाले का माइंड कैसा होता है, और ये बोल रहे क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है, रचनात्मक मूल्य की क्षमता है, फिर वो रचनात्मक क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है। अगर कोई क्रिएटिव थिंकिंग, ऐसा थिंकिंग जो दूसरों से अलग हो, जैसे नॉर्मली इंसान जो सोचता है उससे अलग सोचे, बिकॉज ऑफ द क्रिएटिव थिंकिंग हमारे पास आज क्रिएटिव चीज़ है, हमारे पास ये स्मार्ट पेन है, स्मार्ट फोन है, आप बोल सकते हो। कोई एक क्रिएटिव बंदा होगा जिसने दूसरों से अलग समझा, सोचा, और क्रिएटिव सोचने मतलब एक बौद्धिक गतिविधियां होती है, मेंटल वर्क होता है, ओके। और ये हमारे लिए बेनिफिट होता है, जितना क्रिएटिविटी होगा उतने नए नए इन्वेंशन होंगे। क्लियर है, इसको अपने से और ज़्यादा लिख लीजिएगा एलोबरेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट, सॉरी कॉमन सब्जेक्ट पूरा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, वो होगा आपका आर्म्ड फोर्स, यानी कि स्पेशलाइज सब्जेक्ट, आगे आपका स्पेशलाइज्ड। ओके, ये स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। आर्म्ड फोर्स में 10 नंबर के इस बार भी पूछेगा। द रैंक ऑफ ए सेक्शन कमांडर इन आर्मी इज हवलदार। एक जो सेक्शन कमांडर होता है उसका रैंक क्या होता है, हवलदार। ट्रू है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर, ट्रू। आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है, लखनऊ में, नहीं, शिमला में है। क्लियर है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी चेन्नई में है, गलत है, IMA तो देहरादून में। बिपिन रावत है द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नो, अभी करेंटली वो नहीं है, अभी तो CDS आई थिंक अनिल चौहान है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो हमने कर लिया। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। फिर इंडो पाक वॉर, जो बांग्लादेश का आज़ादी था 1971 में हुआ। इन्फेंट्री बटालियन हैज़ नंबर ऑफ राइफल कंपनी, कितना होता है, 4 राइफल कंपनियाँ होती है। नेवी कितने कमांड में डिवाइड है, 5। क्लियर है। द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ आर्मी मेजर इन एयरफोर्स इज स्क्वाड्रन लीडर। जो आर्मी में जिसको हम लोग मेजर कहते हैं उसको एयरफोर्स में क्या कहेंगे, स्क्वाड्रन लीडर। क्लियर है। ये सब PI स्टाफ ने आंसर लिखे हैं। 36 नंबर मैप रीडिंग, अब मैप रीडिंग आ गया। 10 नंबर का तो ओपन टर्निंग 30 नंबर है। सर्विस प्रोटेक्टर का लेंथ 6 इंच एंड 2 इंच होता है, सही है, सही है। ब्लू कलर इज यूज फॉर वाटर, ट्रू। नॉर्थ का डायरेक्शन 180 नहीं होता है, नहीं होता, 0 या फिर 360। कंपास 3 टाइप्स का होता है, ट्रू। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेम द पार्ट्स ऑफ कंपास, थोड़ा विजिबल नहीं है बट फिर भी ट्राई कर सकते हैं। कंपास के पार्ट्स लिखते हैं, आपको तो पता है कंपास के पार्ट्स 10 को पार्ट लिख सकते हो, सर ने 11 लिख रहा है, आप देख सकते हो। विंडो, हेयर लाइन, लीड, लुबल लाइन, प्रिज्म, एरोहेड, थम रिंग, नोज, ओके, थम रिंग, नोज, हिंज, टंग। क्लियर है। फिर डेफिनेशन, नूल, नूल किसके बोलते हैं, एक
छोटी पहाड़ी, ठीक है, छोटा तरह का पहाड़ होता है इस तरह का, ओके। आपने ये क्या बोलते हैं हम, आप रेगिस्तान में देखी होगी इस तरह का पहाड़, क्लियर है। नेक्स्ट है बेसिन। बेसिन क्या होता है, छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ समतल क्षेत्र अथवा क्षेत्र जो छोटी हुई नदियों अथवा उसके शाखाओं से मिलती है। बेसिन एक ऐसा जगह, हमने भी रिसेंट किया बेसिन, जस्ट रिसेंट के वीडियो में हमने सीखा पहाड़ियों के बीच में बना हुआ जगह, ओके। क्लिफ, क्लिफ भी होता है पहाड़ों की, पहाड़ों में जहाँ कहीं धीमी चढ़ाई आती है उसे क्लिफ कहते हैं। जब चढ़ने के टाइम जब चढ़ाई आती है उसको क्लिफ कहते हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर, आई थिंक नॉट, दिस इज योर 6 नंबर। मैप क्या है एंड टाइप्स ऑफ मैप। सबको पता मानचित्र क्या है, एक नक्शा, एक गत्ते या फिर पेपर पे बनाया जाता है जिसपे हम लोग किसी एक क्षेत्र विशेष के भी जितने भी टोपोग्राफिक हैं, हम जितने भी भू आकृतियां उसको दिखाते हैं, उसी को मानचित्र कहते हैं। संकेत चिन्हों के माध्यम से मानचित्र के 7 प्रकार होते हैं। सर ने 6 लिखा हुआ, बट मानचित्र के 7 टाइप्स होते हैं, क्लियर है। What are the item required for by नाइट नेविगेशन पार्टी। नाइट नेविगेशन पार्टी की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। सबसे पहला, एक तो टॉर्च चाहिए उन्हें, फिर नाइट मार्च चार्ट होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, मानचित्र चुना, फीता होना चाहिए, ल्यूमिनस स्टिल होना चाहिए, फिर मिनी फ्लेयर। ये सारी चीज़ होता है नाइट नेविगेशन पार्टी के। नेक्स्ट, इस सब के डिग्री लिखना है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कितना होता है 45 डिग्री, साउथ साउथ वेस्ट 225 डिग्री, ईस्ट नॉर्थ साउथ, सॉरी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट होगा आई थिंक 67.5 डिग्री, क्लियर है। नेक्स्ट है फील्ड क्राफ्ट। फील्ड क्राफ्ट का 30 नंबर का पूछा गया आपसे। व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस। जजिंग डिस्टेंस के कितने मेथड है, 6 मेथड आपको दिख रहा होगा। सर ने हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ, इसका मतलब आपको नहीं लिखना। अगर आप इंग्लिश में लिखने वाले हो तो आप बस इंग्लिश को लिखिएगा, हिंदी में लिखने वाले हो आप बस इंग्लिश को लिखिएगा। लेकिन जो हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत ब्रैकेट में आप इंग्लिश में लिख सकते हो, बट जो इंग्लिश वाले हैं वो हिंदी में ना लिखें, क्लियर है। 6 गो तो सेक्शन में जजिंग डिस्टेंस मेथड सबको पता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों ही थोड़ा सा बलर होगा आई थिंक। व्हेन आर द डिस्टेंस अंडर एस्टिमेट। डिस्टेंस को हम लोग कब कम मापते हैं, जब नीचे से ऊपर आते हैं, नीचे से ऊपर देखते तो डिस्टेंस कब मापा जाता है। यस, जब प्रकाश या सूर्य देखने वाले के सामने हो, जब आंखों के सामने सूरज होगा तब डिस्टेंस कम मापा आएगा, मेजर होगा। जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वेशन के बीच की दूरी समान हो या जमीन हो, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच दबी हुई जमीन हो। सपोज आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से आप ऑब्जर्वर हो, आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पर आपका लक्ष्य है, और अगर यहाँ का ग्राउंड डाउन हुआ ना तो आप जो बीच का ग्राउंड अगर दबी हुई है तो आप कम दूरी मापोगे, क्लियर है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, जब रोशनी तेज हो, बहुत ज़्यादा धूप हो, तब आरवी पॉइंट आप लिख सकते हो, मैंने बहुत वीडियो में पढ़ाया हूँ ये भी। नेक्स्ट है डिग्री। हैंड से डिग्री हमको पता है 12 डिग्री, 19 डिग्री, 8 डिग्री, 3 डिग्री। सर ने ड्राइंग भी बना के दिखा दिया, आप भी ऐसा बना सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट है इंडिकेशन इजी टारगेट। इजी टारगेट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, क्या क्या मेथड है। ग्रिड के मेथड से हम लोग दिखाते हैं, जी से ग्रुप, आर से रेंज, इंडिकेशन, टारगेट। नेक्स्ट है चीज़ें क्यों दिखाई देती है, तो 6S1M से आप उसको और ज़्यादा लिख सकते हो, क्लियर है। चीज़ें दिखाई देने का 6S1M, आप इसको और ज़्यादा लिखिएगा। नेक्स्ट है पार्ट 4 का इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन। इन्फेंट्री वेपन पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द क्लीनिंग पार्ट्स ऑफ द राइफल। क्लीनिंग के लिए क्या क्या चाहिए, रोड, क्लीनिंग रोड, पुल थ्रो, क्लीनिंग किट, ऑयल चाहिए, ब्रश होगी, छिंदी या हॉट वाटर, ये सारी चीज़ चाहिए हमें साफ सफाई के लिए राइफल का। नेक्स्ट सपोर्टिंग वेपन क्या होता है इन्फेंट्री बटालियन में। 3 नंबर का तो 81 mm मोटार, ATGM, RPM, आप LMG भी लिख सकते हो, ATG एंटी टेक गाइडेड मिसाइल, ओके, और एंटी ग्रेनेड मिसाइल AGL, ओके, आप AGL लिख सकते हो, AGL, ओके। ये भी लिख सकते हो। 3 नंबर का है तो आप 5 पॉइंट तो जरूर लिखें, क्लियर है। नेक्स्ट है 4, यस आई थिंक नंबर तो विजिबल नहीं है, बट यही है इन्फेंट्री वेपन का एडवांटेज ऑफ इंसास राइफल। हम लोग SLR की बजाय इंसास राइफल यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट है, सबसे लाइट वेट है उसका, TRB ट्रिपल राउंड ब्रश देता है हमको, एक साथ 3 गोली, मैगजीन कैपेसिटी 20 राउंड है,
ट्रांसपेरेंट मैगजीन है, हम लोग बाहर से ही देख सकते हैं कि मैगजीन में कितना गोली है। क्लियर है। नेक्स्ट है रेंज इसका 400 यार्ड है, कारगर रेंज, इफेक्टिव रेंज। नेक्स्ट है टेलीस्कोप डे लाइट नाइट फैसिलिटी है। ओके, ये सारे फैसिलिटी इंसास राइफल के। फिर फुल फॉर्म एलएमजी का देखिए, फुल फॉर्म में मैंने कहा आप इंग्लिश में लिख सकते हो, लाइट मशीन गन, एटीजीएम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मिलिट्री वेपन, या आई थिंक ये तो हो गया 45 पेज होगा। मिलिट्री हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है 20 नंबर का। नेम एनी 5 ब्रेवरी अवार्ड, 5 ब्रेवरी अवार्ड जो हमें दिया जाता है। परमवीर चक्र हो गया, वीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, सेना चक्र या महावीर चक्र। इसमें सबसे महान है परमवीर चक्र, वीरता के पुरस्कार में दिया जाता है, जब वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर, व्हेन वाज द कारगिल वॉर फाउट, उसका रीज़न भी बताना। कारगिल वॉर कब हुआ? 1999 में। इस तरह आंसर लिखिएगा और उसका कारण ऐसे दीजिएगा। कश्मीर की आंतरिक स्थिति के लिए। फिर भारत पाक में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, उस समय न्यूक्लियर प्रशिक्षण हो रहा था तो एक दूसरे को डोमिनेट करना था, उस वजह से भी अटैक हो रहे थे। फिर जो पाकिस्तान का, उसको शुरुआती से ही हमारे कश्मीर पे अट्रैक्शन है, वो उनको लेना चाहते हैं। क्लियर है, इस वजह से एक रीज़न है उनको कैप्चर करने का। नेक्स्ट है इंडिया फाउट फॉर हिज इंडिपेंडेंस, इंडिया का जो फाइट है वो लिखना। आज़ादी के बाद भारत द्वारा लड़े गए किन्हीं 3 युद्धों का, 3 बोला आप पूरा ही लिख दीजिएगा। पहला 1948 भारत पाक, 1962 भारत चाइना, 1965 भारत पाकिस्तान, 71 भारत पाक, 99 कारगिल ऑपरेशन विजय। फिर परमवीर चक्र अवार्डी जिन्हें कारगिल वॉर में मिला 1999 में, किन्हें किन्हें परमवीर चक्र मिला? जो है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, RFM राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, इन 4 जन को मिला है 1990 में। ओके, आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग है। बैटल ऑफ लोंगेवाला 1965 है, ऑपरेशन गिब्राल्टर टैंक बैटल, मुक्ति वाहिनी 1971, CHM पीरू सिंह शेखावत, PVC अवार्डी। क्लियर है, ये जो मैचिंग किया वो PI साहब के द्वारा ही किया गया। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट है, लास्ट पे पहुंच गए हम लोग कम्युनिकेशन का। आपको बहुत, आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा आप सबों के लिए। आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये देखने को मिला कि PI स्टाफ कैसे आंसर लिखते हैं, जिससे आपको पता चल गया कि आपको आंसर कैसा लिखना है। एंड हिंदी में लिखने वाले कैसे लिखना आपको पता चल गया। अगेन लास्ट बार मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में जो लिखोगे आप हिंदी में ही लिखिएगा, प्लस जब आपको कुछ वर्ड हिंदी में ना लिखने आए, ना सको, तब उसको आप ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख दीजिएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया बहुत सारे एग्जांपल जहाँ सर ने वैसे किए थे। क्लियर है। एंड जो इंग्लिश में लिखने वाले हैं वो प्रीफर कीजिएगा बस इंग्लिश में ही लिखना। इंग्लिश वाले हिंदी वर्ड को ऐड ना करें, बट हिंदी वाले इंग्लिश वर्ड को ऐड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा आप लोग। क्लियर है। एंड नेक्स्ट है पार्ट 4 कम्युनिकेशन को देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो आर्मी में यूज़ होता है, लाइन कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन या नेट रेडियो। क्लियर है। नेक्स्ट को ये तो हो गया, ये लास्ट है 3 नंबर का। रेडियो इक्विपमेंट जो आर्मी में यूज़ किया जाता है, एक तो है मोटोरोला सेट जो वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं, मोटोरोला का होता है। नेक्स्ट है ANPRC सेट, इसका वेट होता है 6.2 kg। कितना? 6.2 kg। ये जो 2024 का पेपर लीक है उसमें भी पूछा गया था NPRC का वेट कितना है। क्लियर हो गया। इसलिए मैं बोलता ना प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते हैं। आई होप पूरा क्लियर आपको ये समझ में आ गया होगा। हिंदी वाले हिंदी इंग्लिश में आप लिख सकते हो, थोड़ा बहुत मिला के आपने जैसे देख लिया। एंड इंग्लिश वाले आपको पूरा ही इंग्लिश में प्रेफर करना है, पूरा इंग्लिश में लिखना है। अगर आप रीज़न, और अगर कोई मेरे से पूछे सर हिंदी में लिखना बेस्ट होता है या इंग्लिश में, पर्सनल ओपिनियन में बताऊं तो जो इंग्लिश में लिखते हैं ना उनको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है बोलो, या फिर थोड़ा ज़्यादा एवरेज, या फिर अगर आप कंपेयर करोगे ना आपके बटालियन में ही जो हिंदी में लिखे हैं उनसे ज़्यादा नंबर में जो इंग्लिश में लिखते हैं उनका अल्फ़ा आता। तो पर्सनली मुझे इंग्लिश वाले जो होता है, इंग्लिश में जो लिखते हैं उनको बेनिफिट होता है अल्फ़ा लाने में। हिंदी ऐसा नहीं कि हिंदी वाले नहीं लाते, बहुत जन हिंदी में लाते हैं अल्फ़ा, बट हिंदी वाले को भी ध्यान रखना है कैसे लिखना है। आप हिंदी में लिखोगे, हिंदी इंग्लिश मिला के लिखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। क्लियर है। एंड PDF करने के लिए आपको यू कॉन्टैक्ट मी
एंड जस्ट दिस ऑल। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर कोई डाउट है आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। एंड यस, कमेंट में आप पूरा देखिए, फिर आप कमेंट कर सकते हो, कुछ और फीडबैक है तो आप दे सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।